नमस्कार साथियों। ओ मेरे सोना रे सोना। जी हाँ, आज बात करेंगे तीखी मिर्ची के इस खास कार्यक्रम वो लम्हे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के जो लम्हे हैं, जो नगमे हैं, उनके बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर बार एक मशहूर फिल्मी गीत को आप तक लेकर आएं और बताएं कि उस गीत के पीछे की कहानी क्या है। जिस फिल्म से वे गीत लिया गया हो, वो फिल्म से जुड़ी कुछ दास्ता, उसका गीत, उसका संगीत, तमाम पहलुओं को आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आज इसी कड़ी में जो मैंने एक बोल आपको दिया, एक लाइन आपको दी, इसकी बात करेंगे। ओ मेरे सोना रे सोना। बहुत ही मशहूर फिल्म थी तीसरी मंजिल, और उसका एक गीत ओ मेरे सोना रे सोना, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम आपको फिल्म तीसरी मंजिल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। तीसरी मंजिल जो फिल्म थी वो 4 फरवरी 1966 में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्देशक थे विजय आनंद और निर्माता थे नासिर हुसैन। ये संगीत प्रधान फिल्म थी। एक तरह से यही फिल्म थी जिसके बाद R.D. बर्मन को फिल्म संगीत निर्देशक के तौर पर पहचान मिली। जी हाँ, R.D. बर्मन साहब, जिसने बाद में इतना धमाल मचाया कि हर कोई उनके संगीत का कायल हो गया। 175 मिनट की ये फिल्म जब पर्दे पर आई तो इसने खासी धूम मचाई। इसे म्यूजिकल फिल्म कहा गया। इस फिल्म ने भारत में 2 करोड़ की कमाई की। देखिए, उस जमाने की बात हो रही है। दुनिया भर में फिल्म को 4 करोड़ रुपए की कमाई हुई, ऐसा बताया जाता है। तो ये तो बात हुई फिल्म की। आइए अब जानते हैं कि इस फिल्म की पटकथा और कलाकारों के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। तीसरी मंजिल में पहले देवानंद को बतौर अभिनेता के तौर पर लिया जाना था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। बाद में कुछ कारण ऐसे रहे कि इसमें मुख्य भूमिका शम्मी कपूर को सौंप दी गई और आशा पारेख इसमें अभिनेत्री ली गई। फिल्म की एक कहानी में एक लड़की रूपा का तीसरी मंजिल से गिरकर खून हो जाता है। आशा पारेख यानी सुनीता की बहन एक बिल्डिंग से कूदकर मर जाती है। सुनीता को अपनी बहन की हत्या होने का शक है। जांच पड़ताल में पुलिस का जो शक है उसके मित्र यानी शम्मी कपूर पर जाता है, जिनको अनिल के रूप में इस फिल्म में जाना जाता है। अनिल को रूपा के मंगेतर रमेश पर संदेह होता है। रमेश की भूमिका जाने माने मशहूर कलाकार प्रेम चोपड़ा ने निभाई थी। रमेश और रूपा का झगड़ा हुआ था, इसलिए शक यहीं से उभर कर सामने आता है। पुलिस को सुराग में एक कीमती कोट का बटन मिलता है, जो संभवतः ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें दिखाया गया कि कातिल का है। उसका शक यकीन में बदलता जाता है। यहीं पर जो पूरी फिल्म है उसकी कथा घूमती नजर आती है। फिल्म में शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, प्रेम चोपड़ा, इफ्तिकार, हेलन की खास भूमिका है। फिल्म संगीत प्रधान है, इसमें सस्पेंस है और साथ में कॉमेडी भी है। और आपको अब यहाँ से बताते हैं कि जो इस फिल्म का गीत था ओ मेरे सोना रे सोना, उससे जुड़े पहलुओं को। जी हाँ, एक जो गीत होता है उसे तैयार करने में, उसे सामने लाने में बहुत कुछ होता है, और ख़ासकर उस गीत की एक कहानी भी होती है। आपको बताते हैं कि किस तरह ये गीत तैयार हुआ और कैसे हर किसी ने इस गीत को गुनगुनाया। पहले इस फिल्म के लिए S.D. बर्मन के नाम पर विचार हो रहा था। आमतौर पर देवानंद की फिल्मों के लिए संगीत S.D. बर्मन ही तैयार करते थे। तीसरी मंजिल के लिए पहले अभिनय के लिए देवानंद को लिए जाना था और संगीत के तौर पर S.D. बर्मन के नाम पर विचार हो रहा था, लेकिन परिस्थितियां कहें या कारण कहें कि देवानंद की जगह शम्मी कपूर आए और खराब स्वास्थ्य के चलते S.D. बर्मन ने असमर्थता जताई। जी हाँ, उन्होंने मना कर दी। इसके बाद निर्माता नासिर खान को सलाह दी कि वे S.D. की जगह पंचम से संगीत तैयार कराएं। पंचम यानी R.D. बर्मन से इसके गीतों की धुन तैयार करने के लिए कहा गया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन शम्मी कपूर अपनी फिल्म में संगीत को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और बहुत ज़्यादा चौकस रहते थे, और उन्हें संगीत की खासी समझ भी थी।
उनकी फिल्मों में संगीत शंकर जयकिशन या ओपी नैयर का होता था। जब उन्हें पता चला कि पंचम संगीत दे रहे हैं तो वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। वे एक नए संगीतकार को लाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, उन्हें किसी तरह मनाया गया। संगीतकार जयकिशन ने भी कहा कि वे बार बार पंचम की धुनों को जरूर सुने। ओपी नैयर ने भी कहा कि आर.डी. बर्मन अपने पिता की राह पर हैं, वे निश्चित रूप से अच्छा संगीत देगा। शम्मी कपूर आखिर पंचम की धुनों को सुनने के लिए तैयार हो गए। पंचम ने दूसरों की तरह एक गीत कई धुनें नहीं बनाई थी, हर गीत की एक निश्चित धुन उनके पास थी। सबसे पहले उन्होंने शम्मी को दीवाना मुझसे नहीं की जो धुन है वो हारमोनियम पर सुनाई। शम्मी की प्रतिक्रिया ये थी कि ये तो कोई पहाड़ी धुन है, अपनी कोई नायाब धुन सुनाओ। आर.डी. बर्मन को लगा कि इस फिल्म में संगीत नहीं मिलने वाला, वे थोड़ा अनमने से हो गए। कहते हैं कि देर से सही किस्मत बहुत कुछ करा जाती है। फिर कुछ देर ठहर कर उन्होंने जिस गीत की तर्ज सुनाई वो थी ओ मेरे सोना रे सोना दे दूंगी जान जुदा मत होना। शम्मी का चेहरा खिल उठा। इस गीत को उन्होंने कई बार सुना और ये गीत रातों रात लोकप्रिय हुआ। रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक गाना खूब सुना गया। ऑर्केस्ट्रा का बेहतरीन उपयोग करके आर.डी. ने ऐसी धुन बनाई जिस पर जवां दिल की जो धड़कन है वो धड़कने लगी। बहुत सारे लोग उस पर थिरके। आर.डी. का संगीत अपनी एक पहचान लेकर आया, उसमें थिरकन थी। खासकर युवा पीढ़ी को ये थिरकता संगीत पसंद आया। ओ मेरे सोना रे सोना, इस गीत में सोना शब्द के पीछे भी एक दास्तान है। एक बार आर.डी. बर्मन लंदन में जापान बैले डांस देख रहे थे। खूबसूरत जापानी नर्तकी नाचते हुए अपने गीतों के बीच बीच में बहुत प्यार से सोना सोना कहते थे। आर.डी. बर्मन को उसका ये सोना कहना भा गया। उन्होंने तभी सोच लिया कि अपने किसी गीत में ये सोना शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये अवसर उन्हें जल्दी मिल गया और तीसरी मंजिल का संगीत जब तैयार कर रहे थे तो उन्होंने एक गीत में सोना शब्द को किस तरह इस्तेमाल किया और उसे नासिर को सुनाया। नासिर हुसैन को ये अच्छा लगा, लेकिन दिक्कत यही थी कि फिल्म में हीरो का नाम तो रॉकी था, फिर अपने नायक को सोना कहकर किस तरह बुलाती। और तब इसका समाधान तलाशा गया। फिल्म में नायक का कोई भी नाम हो पर फिल्म की नायिका उसे प्यार से सोना सोना कहकर ही बुलाती है। और देखिए उसका सोना आज तक सोना सोना चल रहा है। इसलिए गीत में भी नायिका आशा पारेख मचलते हुए यही गाती है, ओ मेरे सोना रे सोना। इस रोमांटिक गीत का जादू आज भी बरकरार है, आज भी लोग इस गीत को सुनते हैं। 60 के दशक में यह गीत युवाओं की जुबान पर था। इसकी लय में एक अजब सा सम्मोहन था। इस फिल्म में दूसरे गीत भी बहुत ज़्यादा धमाल किए हुए थे, खासकर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। यह गीत बिल्कुल एक अलग फ्लेवर का था। एक तरह से यही आर.डी. बर्मन की धुनों का एक स्टाइल भी बना। फिल्म में वो हसीना जुल्फों वाली, दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे, तुमने मुझे देखा होगा जैसे गीतों ने खूब धूम मचाई। इन गीतों को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। रफ़ी और आशा भोसले ने इस फिल्म के गीतों को बहुत खूबसूरती से गाया। और जो इस फिल्म में हम ये कहेंगे कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो ये गीत ही थे, संगीत ही था। फिल्म के संगीत में एक खनक थी। ऑर्केस्ट्रा को जो बजाया गया वो एक गीत संगीत में नयापन लेकर आया। ऐसी नायाब धुन जिसने थिरकने को सबको मजबूर कर दिया। युवा थिरकने लगे, मचलने लगे। युवा पीढ़ी को यह संगीत बहुत पसंद आया। इसे आर.डी. बर्मन का बेहतरीन संगीत कहा गया। पंचम कहे जाने वाले आर.डी. यानी राहुल देव बर्मन का अपना एक नया अंदाज बन गया। इस फिल्म में जो दूसरे गीत थे वो भी बहुत मशहूर हुए, खासकर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। जी हाँ, एक अलग तरीके का गीत था ये। और ये गीत भी एक अपनी अलग पहचान लिए हुए था। और इसका अंदाज ये था कि एक बार आशा भोसले टैक्सी से कहीं जा रही थी रियाज करने के लिए। लिहाज से वे धीरे धीरे इस गीत को गाने का प्रयास कर रही थी। वो इस गीत को जिस तरह गुनगुना रही थी
उससे टैक्सी वाले को लगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, यानी कि आशा भोसले जी की जो तबीयत है वो नासाज हो गई है। उसने टैक्सी किनारे की, फिर उसने आशा भोसले से पूछा कि क्या उनकी तबीयत खराब है, क्या उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। आशा भोसले पहले तो कुछ समझी नहीं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि जो धुन है उन्हें आजा आजा जो गाते हुए टैक्सी चालक ने सुना, उनको लगा शायद उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे कुछ अजीब सी आवाज़ निकाल रही है। वहीं इसकी फिल्म में वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, दीवाना मुझसा नहीं जैसे गीत जो रहे, उन्हें जो मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, वो बहुत प्यारे और बहुत ही ऐसे गीत थे कि आज भी लोग उन्हें सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, थिरकते हैं, थिरकना चाहते हैं। इस फिल्म के जो संगीत है उसके अंदर जो अजीब एक हम ये कहेंगे अजब सी कशिश रही है। और बॉलीवुड में पंचम के नाम से जाने गए आर.डी. बर्मन और आशा भोसले पहली बार, आपको ये भी बता दें कि वो 1956 में मिले थे, जब आशा भोसले फिल्म संगीत में अपनी पहचान बना चुके थे। आर.डी. बर्मन ने एक फ़ैन की तरह अपनी डायरी में उनके सिग्नेचर भी लिए थे। ये एक अलग कहानी है। आर.डी. बर्मन की तब ये पहचान थी कि वो मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे हैं। उसके ठीक 10 साल बाद आर.डी. बर्मन ने तीसरी मंजिल फिल्म के लिए आशा भोसले से तीसरी मंजिल फिल्म के जो गीत गवाए, उसके बाद आर.डी. का संगीत और आशा भोसले की आवाज़, ये सिलसिला चलता ही गया। और वो सिलसिला ऐसा चला कि आज भी लोग जानते हैं, सुनना चाहते हैं आशा भोसले को भी, आर.डी. बर्मन को भी। और उनके गाने ही कुछ ऐसे थे कि लोग खींचे चले आते हैं। आज भी जब लोग एकांत में संगीत, ये गीत, ये जो पुराने हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा संगीत है, उसे सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि वास्तव में ये गीत, उनके ये बोल, उनका ये संगीत कुछ कहता है। और हम यही कहते हैं साथियों कि हर जो गीत है, हर जो फिल्म है, उसकी जो कहानी है, उसके पीछे बहुत कुछ मेहनत लगती है। और जो संगीत हैं, जो उनके बोल हैं, जो खासकर हमारे पुराने, जो ओल्ड इज़ गोल्ड कहा गया है, आज भी बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे संगीत बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी धुनें आ रही हैं, लेकिन पुराने दिनों की जो बात है वो कुछ और ही थी। और पुराना वास्तव में जितना पुराना होता जाता है उतना ही हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होता जाता है। तो ये थी एक ऐसे संगीत की कहानी, ऐसे गीत की कहानी जो आपने सुना बहुत है, लेकिन उसकी एक कहानी जो आज हम आपको बता रहे हैं, जो बताई है वो भी अपने आप में एक खास है। आगे भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही किसी ना किसी गाने को आपके बीच तक लेकर आएँ, किसी फिल्म को आपके बीच तक लेकर आएँ, उनके जो उसकी कहानी है और जो वहाँ पर बातें हुई, कोशिश करते हैं कि उनको आप तक ले जाने की, आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं उस गाने से। तो ये था हमारा आज एक खास पेशकश जो हमने आपको दिखाई। इस तीखी मिर्ची के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे किसी ऐसे ही दूसरे गाने के साथ, संगीत के साथ, उसकी कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।